Hello everyone. I very welcome you all in Vedantu Commerce channel and I'm Dimple Tiwari, your economics master teacher. हम 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं। हमने अभी तक क्या क्या चीजें कर ली हैं, ये सारी वीडियोस ऑलरेडी आपका फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर कंज्यूमर बिहेवियर जिसमें ऑर्डिनल कार्डिनल अप्रोच, बजट लाइन, इंडिफरेंस कर सारी चीजें हमने देखी हैं। देन वी हैव कवर्ड डिमांड चैप्टर, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ सप्लाई चैप्टर। तो आपको साथ साथ हमारे चलना है और अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट करना है। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है यूट्यूब पर, सारे सेशंस विद द सीरीज आपको दिए हुए हैं, तो ढूंढने में भी आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं जिसमें आपको डिफिकल्टी हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी। और इसके बाद में सिलेबस हमारा जब कंप्लीट होगा, हाफ ईयरली का मैं दोनों मैं माइक्रो और स्टैटिस्टिक्स में से दोनों में से ही मैं आधे से ज्यादा पोर्शन कवर करवाऊंगी। उसके बाद में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो पीवाईक्यूज करेंगे, जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ताकि आपको हेल्प हो। और आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आप किस तरीके से आंसर राइटिंग करिए एग्जाम में, ताकि आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले। So just keep us with me, stay us with me. And everyone, before starting the video, I would request to everyone to subscribe the channel, like the video, share with your friends and comment if you have any query. कभी कभी बोलते बोलते भी फंबलिंग हो जाती है। All right, it's a very good news for you. दृष्टि कॉमर्स क्या है? दृष्टि कॉमर्स क्लास 11th का बैच है। ये फुल इंग्लिश बैच है। जो बच्चे जिनको हिंदी में डिफिकल्टी होती है, या फिर जो बच्चे हिंदी के भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो ऑलरेडी 29 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, यू कैन ज्वाइन द दिस कोर्स। और इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उसकी बात हम कर लेते हैं। यहाँ पर आपको देखिए, पॉसिबल नहीं होता है कि लाइव क्लासेस में हम एक एक चीज को देखें, बट जब आप लाइव, नॉट लाइव क्लास में, यूट्यूब की मैं बात कर रही हूँ, यूट्यूब में, क्योंकि कभी ऐसा होता है आप कहीं पर बिजी हैं, और लेकिन जब आपका क्लास का टाइम हो जाएगा, पानी पी लेती हूँ थोड़ा मैं, फिर हम बात करेंगे। ओके, तो मैं क्या बात कर रही थी कि जब जैसे हम वीडियो बनाया मैंने, आपको कोई क्वेश्चन डायरेक्टली पूछना है मुझसे, लेकिन वहाँ क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप मुझसे पूछ नहीं पाओगे, क्योंकि अगर रिकॉर्डेड सेशन है तो आपका कोई टॉपिक समझाते समय अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, उस टाइम पर आपको पूछना है तो आप नहीं पूछ पाओगे। लेकिन ये आपका वेदांतु का फीचर है, आप जैसी क्लास हमारी स्टार्ट होती है पूरी लाइव होती है, टीचर विजिबल होता है, ऑडिबल तो होगा ही ऑब्वियसली। वहां पर आप जो टॉपिक समझाया जा रहा है, आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है, यू जस्ट सिंपली वहां पर आपको टाइप करना है कमेंट सेक्शन में एंड आस्क योर क्वेश्चन, और इंस्टेंट आपका क्लासेस होगा, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग क्लासेस आपकी होती हैं। मैं एक मिनट अपना पेन सेलेक्ट कर लूँ। इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, देन हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं। कई बार ये प्रॉब्लम है कि मैम हमको नोट्स नहीं मिले, हम कैसे आंसर राइटिंग करें, तो यहाँ पर प्रॉपर नोट्स मिलेंगे जिससे आप रिविजन कर सकते हैं। साथ ही साथ में offline supervision, discipline, regular assignment and chapter test, unlimited access to 50 plus popular ebooks, concept videos का, और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं जो आपको कहीं भी देखने नहीं मिलेंगे। वेदांतु आपको ये सारे फीचर्स प्रोवाइड कराता है। और अगर आप चाहते हैं कि ज्वाइन करना चैनल, तो आप इस लिंक पर, ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ आप क्लिक नहीं कर पाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करिए, फॉर्म को फिल करिए और अपनी प्रिपरेशन को आज से ही स्टार्ट करिए, क्योंकि ऑलरेडी अगस्त स्टार्ट हो चुका है। इनफैक्ट आज 10 तारीख हो गई है, 10 दिन निकल गए हैं। योर हाफ ईयरली एग्जाम आर अबाउट टू कम, है ना, सबके स्कूल्स में आने वाले होंगे।
तो उससे पहले आप अपना सिलेबस कवर करिए और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाइए। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं 12th क्लास के जो वेदांतु के ही फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, और कई सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जिनमें बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया हुआ है। तो यू वुड बी द नेक्स्ट वन। All right, so this is the flow of the session. What we will cover in this session, now we can discuss on this. इंट्रोडक्शन हम करने वाले हैं, जो देख चुके हैं फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर सप्लाई कर्व का ओवरव्यू लेंगे, फिर हम देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि सप्लाई कर्व में मूवमेंट कैसे होता है, सप्लाई कर्व में अपवर्ड और जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, क्यों होता है, फिर शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व देखेंगे, फिर हम देखेंगे इफेक्ट ऑन द सप्लाई कर्व ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर के चेंज होने से सप्लाई कर्व पे क्या इफेक्ट आता है। ओके, सो एवरीवन इज रेडी? ऑलराइट, नाउ व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई होता क्या है? सप्लाई आपका क्वांटिटी ऑफ अ गुड जो कि एक फर्म की विलिंगनेस पर और उसकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितना ऑफर करना चाहता है फॉर द सेलिंग पर्पस एट अ गिवन प्राइस, उस दिए हुए प्राइस पे ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड उसकी विलिंगनेस है एक फर्म की देने की, और कितनी उसकी एबिलिटी है एक पर्टिकुलर आपका गिवन प्राइस पर और आपका ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम पर। जैसे कि एक प्रोड्यूसर है जिसकी विलिंगनेस और एबिलिटी है 100 चेयर्स को बेचने की, सेल करने की, और पर चेयर कॉस्ट है 500, और एक साल में उसको वो बेचनी है। तो यहाँ देखिए आप सारे टर्म्स आ गए, क्वांटिटी ऑफ अ गुड एंड विलिंगनेस टू एंड एबिलिटी टू सेल एट अ प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। सो योर सप्लाई डेफिनेशन इज कंप्लीट। नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या क्या होते हैं? प्राइस ऑफ ओन गुड, यानी जैसे मैं बात कर रही हूँ कैप की, तो हम कैप की कितनी क्वांटिटी सप्लाई लेंगे जब उसका प्राइस जो भी स्पेसिफिक प्राइस रहा हो उस टाइम। जब इन दोनों के रिलेशन की हम बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? ओन प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी या फिर गुड। ठीक है, अदर फैक्टर्स का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। अदर फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, यानी उसी जैसा कोई और, अब कैप है, कैप की जगह हैट आप ले लीजिए तो कुछ सिमिलर हो गया ना ये। प्राइस ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स में क्या क्या आ जाएगा? जो भी आपके फैक्टर्स हैं, फैक्टर सर्विसेज कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, CELL, यानी कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लेबर एंड लैंड। ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी कैसे? अब गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लेने लग जाए प्रोड्यूसर से तो प्रोड्यूसर क्या होगा? डिस्करेज हो जाएगा, मतलब अब वो ज्यादा प्रोडक्शन के लिए एंकरेज नहीं होगा, तो आप उसकी चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी, उसकी कॉस्टिंग हाई आने लग जाएगी, इसीलिए वो कम प्रोडक्शन करेगा। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसकी वाइस टैक्सेशन पॉलिसी की वाइस वर्सा कंडीशन भी अप्लाई होगी। अगर गवर्नमेंट कम टैक्सेस इम्पोज करे फिर क्या होगा? गवर्नमेंट ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगी और ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगी। देन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करोगे तो कॉस्टिंग कम आएगी, तो प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। और अगर कोई ऑर्थोडॉक्स या फिर कोई ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का यूज करने लग जाओगे, कोई प्रोड्यूसर यूज करेगा तो उसकी कॉस्टिंग हाई आएगी। उससे क्या होगा कि अब आप अगर कुछ प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो कॉस्ट अगर हाई आएगी तो उससे क्या होगा? प्रोड्यूसर का ही बेनिफिट क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा, तो वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। देन नंबर ऑफ फर्म्स, यानी जितनी ज्यादा फर्म्स आएंगी उतनी ही ज्यादा सप्लाई होगी, और जितनी कम फर्म्स होंगी उतनी कम सप्लाई होगी। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अगर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की प्राइजेस बढ़ जाते हैं, महंगी हो जाती है, इधर से उधर चीजों को बेचना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, कम्युनिकेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, क्या होगा? प्रोड्यूसर के लिए ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, वो अपने प्रोडक्शन को कम करेगा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ सब प्राइजेस, अगर एक प्रोड्यूसर ये सोचता है कि फ्यूचर में प्राइस इसका ज्यादा होने वाला है तो वो आज सप्लाई कम कर देगा, और अगर उसको लगता है कि नहीं फ्यूचर में ये चीज डेफिनेटली सस्ती हो जाएगी तो वो सोचेगा जितना आज मैक्सिमम सप्लाई हो पाए उतना वो करेगा। और गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो जो फर्म के हों उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। अब हमारा प्राइस और अदर फैक्टर का कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो। जब भी यहाँ पर
लॉ ऑफ सप्लाई आप पढ़ोगे तो लॉ ऑफ सप्लाई में हम क्या पढ़ते हैं, प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशन, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर हम अदर फैक्टर को कांस्टेंट मान लेते हैं इसलिए। अब यहाँ देखिए, द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। जब हम क्वांटिटी, सप्लाई और प्राइस की बात करेंगे तब हम इस अदर फैक्टर को कांस्टेंट मानेंगे, और जब हम क्वांटिटी, सप्लाई और अदर फैक्टर्स के रिलेशन की बात करेंगे तब हम इस प्राइस को कांस्टेंट मानेंगे। क्लियर है? मतलब उसी, जैसे ये पेन है, इस पेन की मैंने 10 क्वांटिटी सप्लाई की क्योंकि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, सप्लायर हूँ, और इसका प्राइस एक पेन का 50 रुपए है, तो मैं अब इस पेन के प्राइस और इसकी बात कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा आपका ये फर्स्ट वाला सिनेरियो, और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे। लेकिन अब क्या, इसके प्राइस को मैं रखूँ कांस्टेंट, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इसी के जैसा कोई दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है जो मार्कर का ही, आपका स्टाइलस का ही काम करता है, तो उससे क्या होगा, उससे इसकी क्वांटिटी में इफेक्ट आने लग जाएगा। तो ये क्या है, रिलेटेड गुड की वजह से जो इसकी क्वांटिटी में इफेक्ट आएगा वो अदर फैक्टर है। और दूसरा क्या, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिन्होंने इनको बनाया है इनपुट के लिए, जैसे कि जो इसमें रॉ मटेरियल लगा, जो लेबर लगी होगी, कोई मशीनरी भी यूज हुई होगी ऑब्वियसली, अगर उसके प्राइसेस बढ़ जाए, उसका कॉस्ट बढ़ जाए, तो अब प्रोड्यूसर बनाते समय उन चीजों को अगर लेगा तो उसका कॉस्ट हाई हो जाएगा, जिससे उसका बेनिफिट कम हो जाएगा, तो अब क्या करेगा, वो कम प्रोडक्शन करेगा। गवर्नमेंट इन चीजों पर टैक्सेस ज्यादा लगा दे फॉर एग्जाम्पल, तो अब एक प्रोड्यूसर फिर से डिस्करेज हुआ, कम करेगा सप्लाई। टेक्नोलॉजी अगर मॉडर्न यूज हो रही है, एक बार में ऐसे 100 पेनों का प्रोडक्शन हो रहा है, कॉस्टिंग कम है ना, एक ही लेबर एक बार में अब 100 का प्रोडक्शन कर पा रहा है, जबकि पहले एक बार में 50 का प्रोडक्शन कर रहा था। तो पुरानी टेक्नोलॉजी में कॉस्ट ज्यादा आ रही थी, नई टेक्नोलॉजी में कॉस्ट हाई, सॉरी, पुरानी टेक्नोलॉजी में कॉस्ट ज्यादा थी और नई में कॉस्ट कम हो गई। जब कॉस्ट कम होगी तो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा फिर वो, इस तरीके से अदर फैक्टर्स काम करते हैं। तो when the supply of a commodity changes due to in factors other than its own price, यानी अब इनमें हम चेंज देखेंगे जबकि ये प्राइस कांस्टेंट रहेगा। एक बार में हम रिलेशन इन दोनों में देखते हैं तब इसको कांस्टेंट मानते हैं, और जब इन दोनों में रिलेशन देखेंगे तब हम इसको कांस्टेंट मान लेंगे। ओके, सप्लाई कर्व को देखते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है क्वांटिटी सप्लाई, वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है प्राइस, और ये हमारा सप्लाई कर्व है एस एस। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर के लिए जैसे जैसे प्राइस, यहाँ पर प्राइस शो किया है ना, प्राइस 5 रुपीज है तो 10 क्वांटिटी सेल करेगा, प्राइस अगर 10 रुपी हो जाएगा तो वो 20 क्वांटिटी सेल करने लगेगा, प्राइस अगर 30 हो जाएगा तो वो 60 क्वांटिटी करने लगेगा। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लायर चाहता है कि उससे ज्यादा वो सप्लाई, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे वो अपनी सप्लाई को भी इंक्रीज करना चाहेगा। ठीक है, it is a graphical representation of a supply schedule. Then it is the locus of all those points showing various quantities that a producer is willing to supply at the existing price. Other factors are constant. अब ये क्या है, ये लोकस ऑफ, जितने भी ये पॉइंट्स बने ना, ऑल पॉइंट्स ये दिखाते हैं वेरियस क्वांटिटीज। क्यों, क्योंकि 5 प्राइस था, 10 क्वांटिटी, तो वेरियस क्वांटिटी बताया ना, यहाँ 10 थी, यहाँ 20 थी, 30 थी, 60 थी। विलिंग टू सप्लाई एट एग्जिस्टिंग प्राइस, अब इस टाइम पर जब 5 प्राइस चल रहा है तो वो 10 बेचने को तैयार है, जब 15 प्राइस चलेगा तब वो 40 बेचने को तैयार हो जाएगा। तो सप्लाई एट एग्जिस्टिंग प्राइस, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, न टैक्सेस में चेंज होगा, न ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में चेंज होगा, न फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट में चेंज होगा, सब कांस्टेंट रहेंगे। ये या तो अपवर्ड स्लोप करता है, जिसे डायरेक्ट, ये क्या, ये या तो नहीं, ये अपवर्ड स्लोपिंग ही होता है। ठीक है, मैं एक्सपेंशन में चली गई थी। ये सप्लाई कर्व आपका अपवर्ड स्लोपिंग होता है, क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटी, सप्लाई और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन को बताता है। डायरेक्ट मतलब एक के इंक्रीज होने पर दूसरा भी इंक्रीज करता है, ठीक है, और एक के डिक्रीज होने पर दूसरा भी डिक्रीज कर जाएगा, तो पॉजिटिवली एक साइड में फ्लो कर रहे होते हैं ना, इसीलिए अपवर्ड स्लोपिंग होगा ये। Then, due to change in factors, there can be either a movement along the supply curve or a shift in supply curve. और जब हम यहाँ पर फैक्टर्स को देखते हैं चेंज होते हुए,
जब हम प्राइस में चेंज देखते हैं तब हम देखेंगे मूवमेंट, और जब हम अदर फैक्टर्स में चेंज देखेंगे तब हम देखेंगे शिफ्टिंग। ये ध्यान रखना है, ठीक है। जब प्राइस, जब क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस में चेंज हो, इन दोनों में रिलेशन बताया जाए तब मूवमेंट होता है, और जब क्वांटिटी सप्लाई और अदर फैक्टर में चेंजेस होते हैं, रिलेशन देखते हैं, उस टाइम पर हम शिफ्टिंग देखते हैं। शिफ्टिंग होती है सप्लाई कर्व में। इतना क्लियर है सभी को? सभी को इतना क्लियर है? क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्विज करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। द सप्लाई कर्व इज डैश स्लोपिंग, डाउनवर्ड और अपवर्ड। जस्ट अभी हम लोगों ने किया है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है या अपवर्ड स्लोपिंग होता है। कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर लिखिएगा, विच वन इज करेक्ट, ए और बी, और फिर इसको चेक करिएगा आप सही है या नहीं। आंसर इज अपवर्ड, ठीक है, पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। डैश ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस इज डायरेक्टली रिलेटेड। सप्लाई डायरेक्टली रिलेटेड होती है प्राइस के साथ में या फिर डिमांड? सो आंसर इज सप्लाई। डिमांड कैसी होती है? डिमांड होती है इनवर्सली रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और सप्लाई के साथ क्या होता है? प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट। देन व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेस, जब कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है, इट इज सेड दैट देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो इसको, उसके बदलने को हम क्वांटिटी सप्लाई कहते हैं। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? बताइए, ट्रू और फॉल्स? तो ये ट्रू है। क्या बोलेंगे? क्वांटिटी सप्लाई। ध्यान रखना इस चीज को, प्राइस में चेंज होने पर क्वांटिटी सप्लाई में जो भी चेंज होता है, उस चेंज को हम बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। Then dash is a graphical representation of the supply schedule. इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा, सप्लाई कर्व। अब हम देखते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। या तो आप ये बोलिए मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, ठीक है, और या फिर आप बोलिए चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो ये कि जब भी आप मूवमेंट की बात कर रहे हो, मूवमेंट देख रहे हो, तो उस टाइम पर आपको देखना है कि सेम कर्व पे ही हम मूव करते हैं। हम या तो ऊपर की तरफ मूव करेंगे जिसे अपवर्ड मूवमेंट कहा जाता है, या फिर हम नीचे की तरफ मूव करेंगे जिसे डाउनवर्ड मूवमेंट कहा जाता है। लेकिन कर्व सप्लाई का एक ही बनता है, और इसी को हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। यहाँ हम रिलेशन देखते हैं प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में, और अदर फैक्टर्स जो आपके राइट हैंड साइड लिखे थे ना, अदर फैक्टर कैसे होंगे? कांस्टेंट होंगे। ये ध्यान रखना है कि अदर फैक्टर कांस्टेंट होगा। अब स्टार्ट करते हैं अपना मूवमेंट वाला पोर्शन। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व या तो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा। देखिए अभी मैंने बताया आपको एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई दिखाना है, वाई एक्सिस पे प्राइस। अब ये रहा रेड कलर से सप्लाई स्केड्यूल, सप्लाई नॉट स्केड्यूल, सप्लाई कर्व, ठीक है। ये इनिशियल प्राइस है, तब जब प्राइस पी है क्वांटिटी क्यू है, ठीक है। अब प्राइस पी से हो जाता है पी वन, यानी प्राइस ऊपर गया है, दैट मीन्स कि प्राइस इंक्रीज करा है। तो हमको ये मालूम है कि प्राइस के इंक्रीज होने पर क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होती है, तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होकर इस साइड शिफ्ट हो जाएगी, क्यू वन हो जाएगी। तो अब हमारा इनिशियल पॉइंट अगर ए था फॉर एग्जाम्पल, तो अब हमने बी पॉइंट पर शिफ्ट कर लिया है, ठीक है। अब अगर प्राइस P2 यानी प्राइस अगर डाउन जाता है, प्राइस अगर डिक्रीज होता है, फिर क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी, जो ए से सी तक आ जाएगी। इस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड मूवमेंट। जो ग्रीन कलर का है, नीचे से ऊपर जाते हैं तो अप बोलते हो ना, तो उसको अपवर्ड मूवमेंट बोलो, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। और नीचे की तरफ जाना डाउन होता है तो इसको हम डाउनवर्ड मूवमेंट बोलते हैं। ओके, चलिए। When the quantity supply of a commodity changes, जब क्वांटिटी सप्लाई चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, जब प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो, जब अदर फैक्टर कांस्टेंट हो, तो हम मूवमेंट देखते हैं सप्लाई कर्व में।
और इसी को हम क्वांटिटी सप्लाई का नाम भी देते हैं। अब द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय द मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं मूवमेंट या तो अप जाएंगे या डाउन जाएंगे। अब हम पहले देखेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट, फिर अपवर्ड मूवमेंट देखते हैं। डाउनवर्ड मूवमेंट में क्या होता है, प्राइस डिक्रीज करता है, जिसको कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कहते हैं। कम होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, कम होना, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस यहाँ पर डिक्रीज इन प्राइस बोल रहा है, इस पे कंफ्यूज मत होना आगे जाके। इसको कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई या फिर रिडक्शन इन सप्लाई नाम दिया जाता है। अब यहाँ ए पॉइंट है, ए से बी पर जो आए हैं आप, इसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस। अपवर्ड मूवमेंट में क्या होगा, इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस अब बढ़ जाएगा, और इसी को हम एक्सपेंशन, एक्सटेंशन इन सप्लाई बोलेंगे। अब यहाँ पर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ, ऊपर की तरफ मूव करते हैं, यानी ए से लेकर बी, ये वाला पॉइंट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। इस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, अपवर्ड मूवमेंट, एक्सपेंशन इन सप्लाई ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई। क्लियर है? अब एक्सपेंशन या एक्सटेंशन इन सप्लाई, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है क्योंकि प्राइस बढ़ता है। फिर अब यहाँ आप देखिए, प्राइस के इंक्रीज होने पर क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है। इसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ से इस पी से इस ऊपर वाले P1 की तरफ मूवमेंट क्या कहलाएगा आपका, इंक्रीज इन प्राइस एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो ए से बी तक का मूवमेंट हमारा कैसा हुआ, अपवर्ड मूवमेंट। इसी को हम एक्सपेंशन बोल रहे हैं, इसी को हम एक्सटेंशन भी बोलते हैं। इसको अपवर्ड मूवमेंट बोलेंगे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने को। क्लियर है ना इतना? ओके। अब कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिडक्शन में लिखूं, एक ही बात है। डिक्रीज, अब क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो रहा है। अब दोनों, प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाती है। यहाँ पर बी से ए की तरफ मूव किया है, ठीक है। इस मूवमेंट को क्या बोला, इस मूवमेंट को क्या बोला जाएगा, डाउनवर्ड मूवमेंट, जो बी से ए की तरफ आया है, और इसी को हम कॉन्ट्रैक्शन, रिडक्शन इन सप्लाई बोलते हैं। ओके, क्लियर? क्लियर एवरीवन? देन some questions are there. Which term is used when supply falls with a fall in the price of the commodity? कौन सा टर्म है दोनों में से जब प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाता है? डिक्रीज इन सप्लाई बोलेंगे या कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई बोलेंगे? ध्यान से जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का। इसमें कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। जब प्राइस और कमोडिटी के बीच में रिलेशन बताया जाए सप्लाई के लिए, उसे कॉन्ट्रैक्शन नाम देंगे, डिक्रीज मत देना बिल्कुल भी। उसके बाद में वी से दैट देयर इज एक्सपेंशन इन सप्लाई व्हेन देयर इज अ फॉल इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल करेगा, गिरेगा, तो क्या एक्सपेंशन इन सप्लाई हमको देखने को मिलेगा? अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप याद करिए, अदर फैक्टर्स में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात की गई थी, तो यहाँ पर तो मूवमेंट हो ही नहीं सकता, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर अगर प्राइस लिखा होता, इंक्रीज इन प्राइस, तो ये स्टेटमेंट सही होता, यहाँ फॉल नहीं इंक्रीज लिखना चाहिए था। अब इन दोनों में जो रिलेशन बताया जा रहा है ये एक्सपेंशन नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हुआ एंड दस सप्लाई इंक्रीज, और सप्लाई इंक्रीज हो गई, तो इसे क्या हम शिफ्ट इन सप्लाई कर्व बोलते हैं या फिर मूवमेंट इन सप्लाई कर्व बोलते हैं? आंसर सभी को मिल ही गया होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, शिफ्ट नहीं होगा, इसको हम मूवमेंट नाम देंगे, क्योंकि या तो अपवर्ड जाएंगे या डाउनवर्ड जाएंगे। अब इस सिचुएशन में इंक्रीज हुआ है, सप्लाई इंक्रीज हुआ, तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, अपवर्ड मूवमेंट, जिसे क्या बोला जाता है, एक्सपेंशन। अभी जस्ट हमने देखा है। क्लियर है ना यहाँ तक? ओके। There is a movement upward along the supply curve when there is dash in supply, contraction or expansion. Upward along the supply curve, बताइए क्या होगा? Upward मतलब expansion, ठीक है, विस्तार होना, broader. Now shift in the supply curve change. अब हम देखेंगे shifting, movement हमने देख लिया है, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई हुआ रिलेशन में। अब और अदर फैक्टर कांस्टेंट थे, यहाँ अदर फैक्टर वेरी करेंगे और
प्राइस कांस्टेंट होगा ऑफ द गिवन कमोडिटी। शिफ्ट में एक चीज और ध्यान रखनी है, शिफ्ट में दो एक से ज्यादा कर्व बनते हैं, देख रहे हो ना आप। अगर राइटवर्ड शिफ्ट किया तो आपका राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, और मतलब इंक्रीज किया तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर डिक्रीज किया क्वांटिटी सप्लाई तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यानी यहाँ हमको एक से ज्यादा कर्व देखने को मिलेंगे। When the quantity supply of a commodity changes, जब क्वांटिटी सप्लाई चेंज होती है, ठीक है, किसी भी कमोडिटी की, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर प्राइस, जब अदर फैक्टर का प्राइस बदलता है तब, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन सप्लाई। वहां हम क्या बोल रहे थे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, और यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, चेंज इन सप्लाई। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अदर फैक्टर के बदलने से चेंज इन सप्लाई बोला जाता है, और जब प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो, उसे हम क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों में अंतर है। This change in quantity supplied is represented graphically by the shift in supply curve. इसी को जब हम ग्राफ में शो करते हैं शिफ्टिंग को, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, आपका शिफ्टिंग सप्लाई कर्व। अब हम देखते हैं कि रीजन क्या क्या होते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व के। ये दिखाई दे रहा है किसी को? नहीं दे रहा होगा, ऑब्वियसली नहीं दे रहा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपना फॉर्मेट। आप मुझे 1 मिनट दीजिए। Just a minute बेटा। Banking supply कर। So, okay, now it is visible, right? Okay, so is this visible everyone? चलिए, तो पहला क्या है हमारा, रीजन क्या होता है, पहला है प्राइस ऑफ अदर गुड्स, यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के चेंज होने से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ठीक है। देन चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेस के बदलने पर सप्लाई चेंज होती है। गोल ऑब्जेक्टिव चेंज होने पर किसी भी फर्म के, नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज या डिक्रीज होने पर भी सप्लाई चेंज होती है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है, ज्यादा प्राइस बढ़ेगा या प्राइस कम हो जाएगा, तब भी सप्लाई चेंज होगी। टेक्नोलॉजी के चेंज होने पर भी सप्लाई चेंज होगी, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने पर भी सप्लाई चेंज होगी। ये रीजंस हैं जिसकी वजह से सप्लाई कर्व शिफ्ट करता है, इधर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई या तो राइटवर्ड शिफ्ट होती है या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है। अब अगर कोई चेंज ऐसा हुआ है जो फेवरेबल है, ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस, फेवरेबल चेंज अगर हुआ है तो फिर तो इसको हम इंक्रीज इन सप्लाई बोल देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ए से बी तक शिफ्टिंग होगी, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और इसमें सप्लाई हमारी चेंज इन सप्लाई इंक्रीज होगी, यानी सप्लाई बढ़ेगी। राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, इसी को इंक्रीज इन सप्लाई भी बोला जाता है, जो यहाँ लिखा हुआ है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट अगर होती है तो आप जहां बैठे वहां से आपका लेफ्ट हैंड कहाँ है, उससे आप इसका अंदाजा लगाइए। अगर कंडीशन अनफेवरेबल है, देखो फेवरेबल और अनफेवरेबल से यहाँ क्या दे रहे हैं कि जैसे टैक्सेशन पॉलिसी आपको समझना कैसे, जैसे कि आप एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर है, अगर टैक्सेस गवर्नमेंट ज्यादा लगा दे तो क्या होगा, ये प्रोड्यूसर के लिए फेवरेबल चेंज नहीं है, ये उसके लिए अनफेवरेबल चेंज है। फेवरेबल चेंज क्या होगा, टैक्सेस को कम कर देगा, टैक्सेस कम कर दिया तो गवर्नमेंट, अब प्रोड्यूसर का उतना पैसा बच जाएगा, उस पैसे को अपने प्रोडक्शन में लगाएगा और अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर पाएगा। अनफेवरेबल क्या होगा, अमाउंट जो अपने प्रोडक्शन में लगा सकता था अब उसको टैक्सेस में देना पड़ जाएगा गवर्नमेंट को। उससे क्या होगा कि अब वो प्रोडक्शन उतना कर ही नहीं पाएगा, उसकी सप्लाई उतनी बढ़ ही नहीं पाएगी, तो ये अनफेवरेबल चेंज हुआ। उसी तरीके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी यही हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर बढ़ जाती है तो ये उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। कॉस्ट बढ़ने पर अब उसका ज्यादा पैसा ट्रांसपोर्ट में जाने लग जाएगा, सप्लाई कम करनी पड़ जाएगी,
और अगर कॉस्टिंग उसकी ट्रांसपोर्टेशन की या कम्युनिकेशन की कम हो जाती है, अब वो उस पैसे को अपने सप्लाई में और यूज कर सकता है, सप्लाई को इंक्रीज कर सकता है उससे वो, ठीक है। तो ये मतलब होता है इसका। और जब अनफेवरेबल चेंज हो उसको हम डिक्रीज इन सप्लाई का नाम देते हैं, जिसे हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट करके बताते हैं कि क्वांटिटी सप्लाई हमारी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। अब हम पहला देखेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कौन कौन से मालूम है आपको? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, यही होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर जो भी इसमें हम रॉ मटेरियल को भी ऐड कर देते हैं, जो कि आपका इंक्लूड किया जा सकता है, इसमें इनपुट्स नहीं आ जाएगा। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, यानी लैंड सस्ती हो जाती है, इंटरेस्ट सस्ता हो जाता है, ये सब चीजें सस्ती है, इंटरेस्ट कम, अब इंटरेस्ट ज्यादा मिलने लगेगा, मतलब इंटरेस्ट कम हो जाएगा। अगर लोन लेते हो तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा, ज्यादा नहीं, कम हो जाएगा। इनपुट रॉ मटेरियल का कॉस्ट गिर जाता है, प्राइस गिर जाता है, अब पैसे उसके पास बचेंगे ना, वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो पी के इंक्रीज होने पर आपका क्या हो जाएगा, ये इनिशियल पी और क्यू है, तो यहाँ पी तो कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, बता अदर फैक्टर कौन सा है, अदर फैक्टर जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी इनपुट की जो प्राइस है वो हो गई है डिक्रीज, इसीलिए क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होगा, अब यहाँ पर इनपुट्स का कॉस्ट बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर प्राइस तो कांस्टेंट है और क्वांटिटी आपकी गिरने, सप्लाई आपका गिरने लग जाएगा। तो ये इनिशियल पी और क्यू है। अब हमारा क्या हो जाएगा, पी तो कांस्टेंट ही हमने मानना है, तो ये हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। क्यों करेगा, बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर, अदर फैक्टर की वजह से अब उसका प्रोडक्शन उतना नहीं वो कर पा रहा, सप्लाई कम हो जाएगी इसीलिए। क्यों, क्योंकि अब उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट ज्यादा आने लग गई। क्यों, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है इसकी कॉस्ट बढ़ गई इसलिए। यहाँ हम समझते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई को। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में क्या होगा, हमने रिलेशन देखा प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में। चेंज इन सप्लाई में हमने क्या देखा, रिलेशन देखा क्वांटिटी सप्लाई में और किसमें, अदर फैक्टर्स में, ठीक है। इस यहाँ पर हम अदर फैक्टर को कांस्टेंट मानते हैं और इस सिनेरियो में हम प्राइस को कांस्टेंट मानते हैं। इसलिए जो कर्व हमने देखा उसमें पी हमेशा कांस्टेंट है, जब भी हम शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, ऐसे शिफ्ट हो रहा है बट ये कांस्टेंट है। और इस यहाँ मूवमेंट वाले कर्व में हमने क्या देखा था, प्राइस भी चेंज हो रहा है और क्वांटिटी सप्लाई भी चेंज हो रही है, ऐसे करके। देन when quantity supplied changes due to change in its own price, other factors constant। अभी हमने बात किया क्वांटिटी सप्लाई में चेंज हो उसके खुद के जो कमोडिटी उसके प्राइस के चेंज होने पर, जबकि अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट रहेगा, अदर फैक्टर वेरी करेंगे और तब क्वांटिटी सप्लाई बदलेगी। आपका क्वांटिटी सप्लाई जब चेंज होता है तो हम मूवमेंट देखते हैं सप्लाई कर्व में, और चेंज इन सप्लाई में हम शिफ्टिंग देखते हैं सप्लाई कर्व में। यहाँ एक ही कर्व बनेगा, यहाँ एक से ज्यादा कर्व बनते हैं शिफ्टिंग में। अब आपका जब अपवर्ड मूवमेंट होता है, मूवमेंट का मतलब अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। अपवर्ड मूवमेंट को हम एक्सपेंशन नाम देते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट को हम कॉन्ट्रैक्शन नाम देते हैं। और चेंज इन सप्लाई में क्या होता है कि प्राइस कांस्टेंट है ना, तो या तो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। जब राइटवर्ड शिफ्ट किया विच मीन्स कि आपका सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया तो मतलब सप्लाई आपका डिक्रीज हो रहा है। ओके, देन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अकर्स ड्यू टू इधर इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द। अब यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई में जब चेंज होता है मूवमेंट वाले पोर्शन में, तो उसमें या तो प्राइस के इंक्रीज होने पर होगा या प्राइस के डिक्रीज होने पर होगा। जबकि यहाँ पर चेंज इन सप्लाई में जो फैक्टर्स हैं उनका, जो अदर फैक्टर्स हैं उनके प्राइस के चेंज होने पर, इनपुट्स, टैक्सेस या टेक्नोलॉजी के चेंज होने पर, इसमें हम सप्लाई को चेंज देखते हैं। ओके, तो ये डिफरेंस है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई। क्लियर है इतना? अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट हैपेंस टू द सप्लाई कर्व इन केस ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई? इन शिफ्ट टू द लेफ्ट, it shift to the left, there is an upward movement along the curve, or it shift to the right, it shift to the right, ठीक है ना। इंक्रीज इन सप्लाई कैसा होगा आपका, इस तरीके से बनेगा ना, ये वाला। तो ये क्या हुआ आपका, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। इन केस ऑफ डैश सप्लाई कर्व शिफ्ट लेफ्ट, इसमें क्या हो जाएगा, जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी
तो यहाँ पर आपका प्राइस के ज्यादा होने पर, जो इनपुट्स के प्राइस है ज्यादा होने पर, या अदर फैक्टर्स जो है वो अनफेवरेबल होने पर यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा लेफ्ट साइड में. इफेक्ट ऑन द सप्लाई कर्व ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, change in price or other factors. The supply of a commodity not only depends in own price, सिर्फ अपने प्राइस पे तो डिपेंड नहीं होती है, बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से सप्लाई चेंज होती है. सो इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ अदर फैक्टर शिफ्ट द सप्लाई कर. तो जो अदर फैक्टर का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा वो भी सप्लाई कर्व को चेंज करता है, शिफ्टिंग लाता है. जैसे मान लीजिए व्हीट और राइस है. अब यहाँ पर एक फार्मर जो है उसने क्या हुआ कि प्राइस जो राइस का है वो इंक्रीज हो गया. तो अब यहाँ क्या किया जाएगा, यहाँ पर उसके लिए मोर प्रॉफिटेबल क्या है, राइस है. एक प्रोड्यूसर के लिए बोल रही हूँ, क्या है, राइस प्रॉफिटेबल है. तो वो राइस के क्या करना चाहेगा, वो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर फैक्टर्स जैसे कि राइस, उसकी वजह से आपका जो व्हीट का प्राइस होगा, व्हीट की जो सप्लाई होगी वो कम हो जाएगी. ठीक है, व्हीट की सप्लाई क्या होगी, डाउन कर देगा, डिक्रीज इन. अगर ये डिक्रीज इन सप्लाई होगी तो अब यहाँ पर व्हीट का सप्लाई को इंक्रीज कर देगा. चेंज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये तो अभी हमने देख ही लिया है कि अगर इनपुट का कॉस्ट बढ़ जाता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आएगा तो सप्लाई फॉल कर जाएगी, तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, जिसे डिक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं. और डिक्रीज इन प्राइस यानी इनपुट की कॉस्ट जब कम हो जाएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका रिड्यूस हो जाएगा, सप्लाई राइज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट करेगी और क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी. ए से बी तक की शिफ्टिंग आपकी यही बताती इंक्रीज इन सप्लाई. टैक्सेशन पॉलिसी के चेंज होने से इंक्रीज इन टैक्सेस, जब टैक्सेस चेंज होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई गिर जाएगी, गिरेगी ना, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा सप्लाई कर्व. उसी तरीके से अगर डिक्रीज इन टैक्सेस, अब लोग प्रोड्यूसर के पास में ज्यादा पैसा बचा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर गई, सप्लाई राइज हो गई, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, सप्लाई बढ़ जाएगी. ऐसे ही टेक्नोलॉजी के चेंज, अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, तो ए से बी तक की शिफ्टिंग इंक्रीज इन सप्लाई को बताएगी. अगर आउटडेटेड आप टेक्नोलॉजी को यूज करते हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आएगा, सप्लाई फॉल करेगी और ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा सप्लाई कर्व. तो यहाँ पर आपका प्राइस ऑफ द गुड डज नॉट चेंज, प्राइस चेंज नहीं होता है. देखिए ये पी हमेशा कांस्टेंट रहा है, सिर्फ ये वाली लाइन आपकी इंक्रीज राइटवर्ड होगी या लेफ्टवर्ड होगी. So increase in price of other factors, increase in the price of factors of production, outdated technology, increase in the taxes, expectation of rise in future price, poor means of transportation and decrease in the number of firms. ये सारे आपके other factors हैं जिनके बदलने से supply change हो जाती है. और ये आपका एक वाइस वर्सा कंडीशन है, जब डिक्रीज वाली सिचुएशन होगी तब क्या होगा. आपकी लेफ्ट हैंड वाली सिचुएशन सारी लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग बता रही है, जिसे हम डिक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं, और ये वाली सिचुएशन इंक्रीज इन सप्लाई की सिचुएशन. क्लियर है ना इतना. चेंज इन द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट विल लीड टू, अगर टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की चेंज होती है तो इंक्रीज इन सप्लाई होगा, डिक्रीज इन सप्लाई, इधर ए और बी या नाइदर ए और बी, इधर ए, क्योंकि इसने ये बताया नहीं है कि टैक्सेशन पॉलिसी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है. Which of the following factor will cause a rightward shift in the supply curve? बताइए, rightward shift करना मतलब सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो टैक्सेस के बढ़ने पर इंक्रीज होगी, या फिर अपग्रेडेशन हो जाएगा आपका टेक्नोलॉजी में इसलिए, या फिर आपके राइज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स हो जाएगा इसलिए. तो बी करेक्ट होगा. अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करोगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, सप्लाई राइज हो जाएगी. Okay, so these all were about the movement and the shifting along the demand curve. All right, so hopefully you just liked the video. This video is very helpful for you, definitely. So just hit the like button and share with your friends. Don't forget to share it. All right, so we will meet in the next video with a new topic. It must be law of demand, and you just keep practiced all the topics जो भी हमने अभी तक कवर किए हुए हैं, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन में. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग.